हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी की रात जब कमरे में गई तो शौहर पहले से घूंघट ओढ़े बैठा था। नन ने बताया कि हमारे यहाँ रिवाज है, लड़का शादी की पहली सुबह अपना घूंघट उतारता है। मैं बड़ी हैरान हुई, ऐसा पहली बार देखा था, लेकिन झिझक कर मजीद कुछ ना पूछा। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह आंख खुली तो पूरे कमरे में मेरी चीखें गूंज गईं, क्योंकि मेरे साथ रात मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा नाम अनाया है। हम दो बहनें हैं, गुजरात से ताल्लुक है, मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन हालात ऐसे कभी बुरे नहीं रहे कि ये कहना पड़े कि कुछ मुयस्सर नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप भूखा तो रह ही सकते हैं, लेकिन इज्जत नफ्स ना रहे तो आप कहीं के नहीं रहते, या जिन पर कभी भरोसा हो वही आपके न रहें, तब आप दुनिया के खाली हाथ इंसान होते हैं। वो फकीर जो सोचता है कशकोल भरा है लेकिन जब देखे तो खाली हो। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए। मेरी वालदा अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, इसीलिए सारे खानदान की लाडली थी। सब उनसे बेहद प्यार करते थे। मेरी वालदा का नाम रेहाना था। मैट्रिक पास किया तो इनकी वालदा ने उन्हें मोहल्ले की एक औरत, जिन्हें सब बाजी कहते थे, उनके पास बिठा दिया। एक पाव मिठाई ली और उन्हें देखकर कह दिया कि आज से आपकी शागिर्दी में दे दी। रिहाना, जिसे सारा दिन सहेलियों के साथ घूमने फिरने का शौक था, इस तरह से टिक के बैठना मुश्किल था। वो औरत सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती और साथ साथ सारे घर का काम भी करवाती। जब रिहाना घर आती तो माँ से गिला करती कि इतनी सर्दी में पोछा लगा लगा के मेरी हालत देखें। इसके हाथ सुर्ख हो रहे होते। उसे तो सर्दी में काम करने से वैसे भी चिढ़ती। फिर वो लाडली थी सारे घर की। भाई काम करने न देते और बहनें उसके हिस्से के काम खुद कर देती थी। माँ इस बार सख्त मिजाजी से काम ले रही थी। उसने साफ ही कह दिया कि अब जो तेरी बाजी कहे वही करेगी। मैं तेरा हाथ इनके हाथ में दे चुकी हूँ। रेहाना कभी बाप से कहती, कभी भाइयों से, लेकिन उसकी सुनी ना जाती। माँ ने साफ कहा कि मुझे उसको सारे हुनर सिखाने हैं। लड़कियों की ससुराल में नाक कट जाती है अगर कोई काम ना आता हो। पहले लड़की की माँ पे बात आती है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। रिहाना सुबह नाश्ता करके जाती और शाम को घर आती। बाजी भी ऐसी संजीदा मिजाज कि इसका सारा दिन ही बुरा गुजरता। दो लड़कियां थी पहले, जो रिहाना के आने के कुछ दिन बाद चली गईं। उन्होंने सिलाई कढ़ाई में महारत हासिल कर ली थी। अब वो अकेली सारा दिन बाजी के साथ काम करवाती, जिसके बाद भी वो औरत इसे शाबाश तक न देती। वो इनके घर का सारा काम करती थी। वो औरत किसी से फीस नहीं लेती थी, लेकिन इसके बदले में इसके पास ये इख्तियार था कि वो लड़कियां कपड़े, खाना, घर की सफाई सब कुछ करती थी। सख्त सर्दी में काम करने की वजह से रेहाना की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इसे नमूनिया हो गया है। सब घर वाले परेशान थे। इसकी तबीयत की वजह से कितने दिन किसी ने इसे दोबारा उसकी बाजी की तरफ जाने का न कहा। इसने भी शुक्र किया, वो तो पहले ही जान छुड़वा रही थी। एक दिन जब वो धूप में लेटी थी तो एक बच्चा आया और कहा कि रेहाना को बाजी बुला रही हैं। रेहाना समझ गई। उसने कहा कि बाजी से कहो इसकी तबीयत खराब है। इस वक्त ही अम्मा कमरे से निकली और कहा कि काम नहीं सीखना तो ना सीख, लेकिन तेरी उस्ताद बुला रही है, कुछ तो ख्याल कर, बात सुन ले, बात सुनने में क्या हर्ज है। मेरी माँ ऐसी ही थी, मोहल्ले में सबसे मुरवत से पेश आने वाली, सबकी सुनने वाली। रेहाना जब गई तो देखा बाजी के घर मेहमान आए हुए थे। रेहाना को शर्म भी महसूस हुई। उसे वैसे भी ज्यादा लोगों में जाकर घबराहट होने लगती थी। उसने सलाम किया और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। यहाँ उसकी बाजी मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। उसे आते देखा तो शुक्र का कलमा पड़ा और बोली कि शुक्र है तू आ गई, मैं कब से तुझे याद कर रही थी। इतने मेहमानों को अकेली मैं कैसे संभालती। फिर इन सब के लिए खाना रेहाना ने ही बनाया। इसके हाथ में जायका बहुत था। इन मेहमानों ने भी बहुत तारीफ की। रेहाना की बाजी ने भी इस दिन रेहाना की बहुत तारीफें की। इसका असर ये हुआ कि वो अब खुद ही दोबारा से इनके घर काम सीखने जाने लगी। एक दिन जब वो घर वापस आने लगी तो इसकी बाजी ने कहा कि रेहाना, इस दिन जो मेहमान आए थे वो मेरे मैके वाले थे, जिनमें एक मेरा भाई था मुझसे छोटा, जो एक कंपनी में काम करता है। उसने जब से तुम्हें देखा है मुझे कह रहा है कि तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं। रेहाना शर्मा गई और कहा,
बाजी ये तो बड़ों के करने के फैसले हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ दिन बाद उसकी बाजी और एक और औरत रेहाना के घर आ गई और उसका हाथ मांग लिया। रिश्ता बहुत अच्छा था, सब जानते थे वो लोग खाते पीते घराने से थे, अपनी ज़मीनें थी और गाड़ी भी अपनी थी। रेहाना के तो पूरे ख़ानदान में किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं थी। इसकी बहनों के रिश्ते यहाँ हुए थे, उनके मुकाबले में रेहाना बहुत खुशकिस्मत थी। उसकी बहनें उससे कहती कि तेरी तो किस्मत खुल गई, लेकिन हम लोग यही तो गलत होते हैं। आसाइशों को देखकर समझते हैं बस सब मुश्किलें हल हो गई। पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन काश कोई वक्त पे ये समझ सके कि पैसा सब कुछ नहीं होता। लड़के की वालदा बीमार रहती थी, इसलिए इन लोगों को शादी की जल्दी थी। इस दौरान मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये बात भी की कि इतनी जल्दी शादी न करें, कुछ वक्त दें, आए जाएं एक दूसरे की तरफ। लेकिन रेहाना के वालदैन को लग रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। एक दिन वो लोग आए और तारीख पक्की कर गए और ये भी कह गए कि हमें जहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। रेहाना के वालदैन की नज़र में इन लोगों की हैसियत और भी बढ़ गई और वो उठते बैठते उनकी तारीफ़ें करते न थकते कि इतने अच्छे लोग हैं, कोई लालच ही नहीं। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। रेहाना बहुत खुश थी, उसने लड़के को देख रखा था, लेकिन उस वक्त तक उसे ये नहीं पता था कि पहली नज़र में जो उसे अच्छा लगा था वही इसका हो जाएगा। इसने अपनी किस्मत पर कई बार रश किया, सहेलियों से अपनी किस्मत के बारे में कहती। शायद इसीलिए बड़े कहते हैं जो दुखी हों उनके सामने अपनी खुशियों की कहानियां सुनाने मत बैठा करो। ज़रूरी नहीं सुनने वाले की नीयत ठीक हो, अक्सर बुरी नज़र भी हमारी खुशियों को खा जाती है। रेहाना को भी बुरी नज़र ही लग गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था। मेहंदी की रात उसकी बाजी ने अपने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। रेहाना ने हैरानी से उसे देखा और सवालिया नज़रों से पूछा कि कौन है, लेकिन वो फ़ोन देकर चली गई। रेहाना ने फ़ोन कान से लगाया और हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी ने अजीब फरमाइश रख दी, जिसे सुनकर वो समझ गई कि ये कोई और नहीं उसका होने वाला शौहर ही है, जो उससे कह रहा था कि उसे अपनी होने वाली बीवी को मेहंदी के जोड़े में देखना है कि कैसी लग रही है। रेहाना शर्मा गई और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। इसकी बहन ने कहा कि इसमें गलत क्या था, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। लेकिन रेहाना को ये सब अजीब लग रहा था। लेकिन अजीब तो इस वक्त हुआ जब उसकी नंद ने उसे साथ लिया और दरवाजे तक आ गई। रेहाना पूछती रही कि कहाँ लेकर जा रही हो, लेकिन उसने हाथ न छोड़ा और उसे वहां से साथ लेकर कमरे में आई और उसे चादर ओढ़ाई। रेहाना की माँ से कहा कि छोटा सा काम है बाजी के घर, हम लोग अभी आते हैं। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था, वही तो अब उनकी बेटी का ससुराल था। रेहाना ने जैसे ही बाजी के घर में कदम रखा हैरान रह गई। सामने उसका होने वाला शौहर खड़ा था। रेहाना ने गुस्से से उसे देखा और कहा कि मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लगी, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो कहने लगा कोई क्या सोचेगा इसकी फिक्र है तुम्हें, जबकि तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए थी कि तुम्हारे इनकार के बाद मैं क्या सोचूंगा। क्या मैं अपनी होने वाली बीवी को देख भी नहीं सकता कि वो आज मेहंदी के सूट में कैसी लग रही है। इसकी नंद अंदर कमरे की तरफ चली गई। वो वहीं सहन में रखी चारपाई पर बैठ गई। इसका होने वाला शौहर अब भी उसे ही गौर से देख रहा था। रेहाना ने उसे अपनी तरफ इस तरह देखते देखा तो कहा कि जो बात है तुम मुझे कह सकते हो, क्योंकि सिर्फ मुझे देखने के लिए तुम 1 घंटे का सफ़र करके नहीं पहुँचे। वो अब हंस रहा था और बोला कि मैंने सुना था खूबसूरत लड़कियां अक्लमंद नहीं होती, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। कुछ अर्सा पहले मैं अच्छा इंसान नहीं था, लड़कियों से राब्ते, उनसे दोस्तियां, यही सब कुछ था। एक लड़की से तो मैं शादी का वादा करके भी मुकर गया, लेकिन जब तुम्हें देखा तो दिल ने खुद ही कहा कि वकार अब बस कर। इसीलिए मुझे आज लगा कि अगर कल को कोई लड़की तुम्हें कुछ कहे तो इसकी बातों में आकर तुम मुझे कुछ कहो, इससे पहले ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। कल बताता तो तुम कहती कि अब क्या फ़ायदा, इसलिए आज बता रहा हूँ। रेहाना ने इस शख्स को देखा तो सोचा कि कौन सी नेकी का सिला है ये। रेहाना ने कहा वो आपका माजी है, हर इंसान का माजी होता है। मेरे साथ बुरा तब होगा जब मेरे होते तुम किसी और से राब्ते रखोगे। वकार अब रेहाना के पैरों में बैठ गया। उसने घबरा कर खड़ा होना चाहा तो उसने बैठे रहने का कहा। उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि एक लड़का जो उसका शौहर बनने वाला था वो इसके पैरों में बैठे। वकार ने कहा मुझे माफ़ कर देना,
मैं शायद कभी तुम्हारे साथ अच्छा न कर सकूं, लेकिन याद रखना कभी बुरा नहीं करूंगा। वो हैरान थी इस बात का मतलब क्या है, लेकिन अगर बातें वक्त से पहले समझ आ जाएं तो फिर लोग पछताएं ही क्यों। इसकी नंद उसे घर छोड़ गई। इस सारी रात उसे नींद न आई। वकार की बातें उसे याद आती रहीं। अगली सुबह इसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। एक दिन में वो इस घर के लिए पराई हो गई थी। उसने अपनी बहनों को देखा था, कैसे एक दो दिन के लिए आती थीं और कैसे उन्हें इन 2 दिनों में भी अपने ससुराल और घर की जिम्मेदारियों की फिक्र रहती थी। वो रुखसत होकर वकार के घर आ गई। इन लोगों ने सारी रस्में की। इसका ऐसा इस्तकबाल किया कि वो खुद को रानी समझ रही थी। इसकी नंद उसे उसके कमरे में छोड़ गई। वो बैठी यही सोच रही थी कि बेटियां भी कैसी अजीब किस्मत लेकर आती हैं, कहाँ पैदा होती हैं और फिर कहाँ पहुंच जाती हैं। जो अपने होते हैं उन्हें ही छोड़कर बेगानों को अपना बना लेती हैं। उसने इन सारी नसीहतों को याद किया जो उसकी माँ ने रुखसत करते हुए उससे की थी। उसने अपने पल्ले से बांध लिया था कि ससुराल की इज्जत से ही एक औरत की इज्जत होती है। उसने खुद से भी ये वादा किया था कि वो हमेशा इन लोगों से अच्छा सलूक ही करेगी, ताकि इसकी माँ पे ये बात ना आए कि माँ ने क्या सिखाया। इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा खुला और वकार अंदर आया, जिसे देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। वकार को 2 लड़कों ने थाम रखा था। वो हैरानी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो उसे बेड पर लेटा रहे थे। उसने हैरानी से लड़कों को देखा जो उसकी हैरानी देखकर अब एक दूसरे को देख रहे थे। एक लड़का बोला, भाभी परेशान ना हो, इसे ये आदत आप ही छुड़वा सकती हैं। बहुत अरसे से ऐसे ही पी रहा है, अब तो लग चुकी है। छोड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। रेहाना ने हैरानी से अपने शौहर को देखा जो शराब के नशे में बेसुध पड़ा था। वो लड़के जो वकार के भाई थे उसे छोड़कर जा चुके थे। उसे कितनी देर तो समझ नहीं आई कि क्या ये वही वकार है जो कल उससे पिछले माजी पर माफ़ी मांग रहा था। वो वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। सारी रात वहीं बैठे गुजर गई। उसने अपने भाइयों को कभी इस तरह से शराब पीते या नशे में नहीं देखा था, इसलिए भी उसके लिए बहुत अजीब था। उसने ये कभी सोचा नहीं था कि एक शराबी शख्स उसका शौहर होगा। उसे तो नफरत थी ऐसे लोगों से। अगली सुबह तक उसे सर्दी में मुसलसल बैठे रहने की वजह से बुखार हो गया था। इसकी कमर मुसलसल बैठे रहने से अकड़ गई थी। सुबह जब उसके शौहर की आंख खुली तो वो शर्मिंदा था, लेकिन उसने रेहाना से कुछ नहीं कहा। ना उसने कहा कि शराब उसकी आदत नहीं है या वो इसकी खातिर छोड़ देगा। जबकि वो सोच रही थी वकार उससे ये ज़रूर कहेगा कि आइंदा वो ये नहीं करेगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। वकार इसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसकी एक ही बुरी आदत थी कि शराब पीकर उसे होश न रहता। घर आता तो इतना कुछ कहता, सब लोग अपनी जगह शर्मिंदा नजर आते। रेहाना की नंदे भी इसका बहुत ख्याल रखती, उसे समझाती कि प्यार से भाई को इस आदत को छोड़ने का कहें, लेकिन वो क्या कहती कि जिसे तुम लोग समझा न सके उसे वो कैसे समझा लेती। सालों की आदत थी, दिनों में कैसे छूटती। वकार रात को देर तक बाहर रहता, जब आता तो उसे होश ना होती। रेहाना ने अपने मैके में किसी से कुछ ना कहा। वो अपनी मोहब्बत और अच्छे सलूक से सब कुछ बदल लेना चाहती थी, लेकिन वकार सुधरने के लिए तैयार नहीं था। उसने कई बार समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, इस घर में कोई कमी है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जाता क्या? क्या मुयस्सर नहीं तुम्हें? सब आसाइशों के बाद मेरी मामूली सी आदत तुम्हें क्यों बुरी लग रही है? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अब यही होता। जब भी रेहाना उसे शराब छोड़ने का कहती वो उसे मारने लगता। जो चीज़ हाथ आती वही इस पर दे मारता। एक दिन जब वो घर आया तो रेहाना सो रही थी। जब उसे जगा कर पूछा कि मैं जब आता हूँ तुम सोने की एक्टिंग करती हो। मेरे दोस्त कहते हैं कि इनकी बीवियाँ उनका इंतज़ार करती हैं, उनको ताज़ा खाना बना कर देती हैं। एक तुम हो, मैंने तुम्हें इतनी आसाइशों में रखा हुआ है और तुम मेरा इंतज़ार तक नहीं करती। इस दिन रेहाना से गलती हो गई, उसे बोलना नहीं चाहिए था। उसने कहा अगर शराब छोड़ दो तो मैं भी इंतज़ार करूंगी, लेकिन किसी शराबी के लिए मैं क्यों जागूं? ये सुनना था। वकार ने उसे थप्पड़ मार दिया और जब रेहाना ने गुस्से से उसे धक्का दिया तो उसने पास पड़ा पानी का जग रेहाना को दे मारा, जो उसके बाजू पर लगा और उसका बाजू लहूलुहान हो गया। शोर की आवाज़ सुनकर उसका देवर वहां आया। उसने जल्दी से अपनी वालदा को आवाज़ दी। वो रेहाना को अपने कमरे में ले गई, इसके बाजू पर पट्टी की। लेकिन बुरा तो ये हुआ था
کہ वकार ने उसे टूटे जग के कांच पर अपने पैर मार मार कर जख्मी कर लिए थे। वो बहुत जख्मी हो गया था। इसका भाई उसे अस्पताल ले गया। उसके पैर लहूलुहान थे। शायद उसे नशे में पता नहीं चला था या फिर वो खुद को सजा देना चाहता था। इसका भाई उसे सहारा देकर इसके कमरे में छोड़ गया। रेहाना ने अपने कमरे में जाना ही छोड़ दिया। वकार का भाई उसका ख्याल रख रहा था। एक दिन रेहाना की सास ने उसे समझाया कि बेटी शोहर से मुकाबला नहीं करते, जो होना है हो चुका, वो शर्मिंदा है, उसे माफ कर दो। माएँ भी अजीब होती हैं, अपने बिगड़े बेटे के लिए किसी की बेटी को ले आती हैं, उसकी जिंदगी बदल दें और इसी चक्कर में किसी की बेटी की जिंदगी बदल के रख देती हैं। रेहाना ने खाना बनाया और वकार के कमरे में देने गई, जो स्टिक के सहारे चलने की कोशिश करता था। उसे सब मना करते थे, लेकिन उसने जिद बांध ली थी। जितना उसे रोकते वो चलने की कोशिश ना करे, वो उतना ही जिद करता। इसी चक्कर में उसके पैरों के जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। वो अपने शौहर को इतनी तकलीफ के बावजूद चलते देखकर वहीं रुक गई। उसने मना करने की कोशिश नहीं की थी। वकार ने उसे देखा तो आवाज़ दी और कहा कि मैं कितनी बार कहूँ, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो ऐसे ही अपने पैरों पर चल चल के खुद को सजा दूंगा। रेहाना ने खाना मेज़ पर रखा और कहा कि मेरे माफ़ करने से क्या होगा, तुम कौन सा शराब छोड़ दोगे। वकार ने उस दिन वादा कर लिया कि वो आइंदा शराब नहीं पिएगा। रेहाना बहुत खुश थी। वो अब वकार का बहुत ख्याल रखती। सब घर वाले भी खुश थे। बहुत दिनों बाद इन लोगों को साथ खुश देखा। इन्हीं दिनों रेहाना के घर औलाद की खुशखबरी हो गई। वकार बहुत खुश था, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता। वो सारे दिन बहुत खूबसूरत थे और जिस दिन रेहाना ने एक बेटी को जन्म दिया, वकार ने कसम खा ली कि वो अब शराब समेत सारे बुरे काम छोड़ देगा। उसकी बेटी बिल्कुल उस पे गई थी। वकार कहता कि ये तो दूसरी रेहाना है। उसकी दादी ने उसका नाम अनाया रखा, जो सारे घर की लाडली बच्ची थी। सब उसे बेहद प्यार करते, लेकिन कहते हैं जो लाडले होते हैं वही ज्यादा तकलीफें देखते हैं। एक दिन रेहाना ने अपनी सास को साथ लिया और दूसरे गांव एक सहेली की शादी पर गई। वो एक बच्ची के बाद भी इतनी ही खूबसूरत थी, लगता नहीं था शादीशुदा है या एक बच्ची की माँ है। इस शादी पर उसकी मुलाकात जाहिद से हुई, जो इसकी सहेली का देवर था। वो बार बार रेहाना से बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। ये बात रेहाना की सास ने भी नोट की, लेकिन ये बात आने वाले दिनों में रेहाना के लिए अजाब बनने वाली थी। दूसरे दिन जब वो घर आ गई तो वकार ने कहा कि आइंदा तुम कहीं भी मेरे पूछे बगैर नहीं जाओगे। रेहाना ने कहा ठीक है, लेकिन हुआ क्या है। वकार ने कोई जवाब न दिया, लेकिन क़यामत तो रात को टूटी जब वो बच्ची को सुला रही थी। जब वकार आया और उसे घसीटते हुए बाहर सहन में ले आया, सब घर वाले भी उस शोर से वहां आ गए और उसे मना करने लगे, लेकिन वो तो शायद भूल ही गया था सामने कोई मर्द तो नहीं जिसे वो बुरी तरह मार रहा था। रेहाना के देवर भी आ गए, बढ़कर उसे छुड़वाया और कहा मुंह से बात करें, जो भी कहना है कहें। इस तरह हाथ उठाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि ये कमज़ोर है और तुम ताकतवर। तब वकार ने अपने भाई का भी गिरेबान पकड़ लिया और कहा तुम हो आस्तीन के सांप, मुझे नहीं पता था तुम क्यों भाग भाग कर इसकी तकलीफ में कूद जाते हो। मुझे तो अब पता चला तुम तो मेरा ही घर खराब करने वालों में शामिल रहे। अब तो मुझे ये भी शक है कि बच्ची भी मेरी नहीं। तब रेहाना की बर्दाश्त जवाब देगी। उसने कहा इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ, जब साबित ना कर सको तो तुम्हें मुंह छुपाने को भी जगह ना मिले। लेकिन वकार के सर पर जुनून सवार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रेहाना को मार दे। उसने धक्के दे के रेहाना को घर से निकाल दिया। सब लोग उसे समझाते रहे, रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। उनसे कहा कि अगर कोई दरमियान में आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। रेहाना की सास अपनी भांजी के साथ बिछाए गए प्लान में कामयाब हो गई थी। वो दरवाजे को पीटती रोती रही, चीखती रही, लेकिन वकार ने ना दरवाज़ा खोला ना किसी को खोलने दिया। रेहाना के पैरों में जूता था, ना सर पे दुपट्टा। वो सड़क के किनारे पागलों की तरह चल रही थी। इससे इसका सब कुछ छीन लिया गया था, इज्जत नफ्स और इसकी सबसे कीमती दौलत, इसकी बेटी जिसमें उसकी जान थी। तभी एक बाइक उसके पास रुकी और कहा रेहाना तुम, और इस हालत में क्या हुआ है। उसने पास खड़े शख्स को देखा, लेकिन उसे याद ना आया कि ये कौन है। उसने ज़बरदस्ती रेहाना को अपनी चादर दी जो सर्दी से बचने के लिए ओढ़ रखी थी, और अपने साथ उसे बाइक पर बिठाया और घर ले आया। इसके घर में उसकी माँ थी और एक भाई और उसकी बीवी जो रेहाना की सहेली थी, और उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गई।
वो पूछती रही क्या हुआ है, लेकिन रेहाना बिल्कुल ऐसे थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने रेहाना के घर फोन किया, लेकिन इस पर कियामत तब टूटी जब इन लोगों ने कहा कि वो हमारे लिए तभी मर गई जब ससुराल से किसी के साथ भाग गई। रेहाना की सहेली को कुछ समझ नहीं आ रही थी। रेहाना की हालत तो कुछ और ही कह रही थी। रेहाना की सहेली ने उसे बिस्तर में लिटाया और अपने देवर से कहा कि वो डॉक्टर को ले आए। वो डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने रेहाना को सुकून का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद सुबह तक वो सोती रही। इसकी सहेली ने सुबह उसे नाश्ता करवाया, उसे मेडिसिन दी और जब देखा बेहतर है तो उसने पूछा कि हुआ क्या है और उसके घर वाले ऐसे क्यों कह रहे हैं। रेहाना ने जब सुना कि उसके घर वाले समझ रहे हैं कि वो घर से भाग गई तो उसने उसी वक्त अपनी सहेली से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उसने अपने देवर से कहा कि वो उसे उसके घर छोड़ाए। वो लड़का जाहिद उसे छोड़ने उसके घर गया। यहाँ पर एक क़यामत थी। वो लोग रेहाना की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। रेहाना ने माँ बाप के पांव पकड़े कस्में खाईं, लेकिन किसी ने उसकी एक बात ना सुनी। इसके भाई जो इस पे जान छिड़कते थे, इसको मारने के दर पर थे। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, पहले इसे भगा कर ले गए और अब खुद ही उसे उसके घर ले आए हो। यहाँ से इसे ले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। जाहिद को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। वो रेहाना को अपने साथ ले आया। वो तो इस दहलीज पर मर जाना चाहती थी, लेकिन जाहिद की ज़मीर ने गवारा न किया कि वो किसी बेगुनाह को मरने के लिए छोड़ दे। रेहाना ने बोलना चलना छोड़ दिया। यहाँ बैठी रहती, वहाँ घंटों बैठी रहती। इसकी सहेली इसका ख्याल रखती, लेकिन जब तक उसे वो साथ रखते। अब इन लोगों के ख़ानदान में भी ये बात फैलने लगी कि ये लड़की जाहिद के साथ आई है। कोई कहता कि शायद भगा कर लाया है। रेहाना की सहेली ने एक दिन बताए बगैर ही वकार से मिलने का फैसला किया और उसके घर पहुंच गई, जहां वो देखकर हैरान रह गई कि सारा घर रोशनियों से सजा था। उसने सोचा शायद इस घर में किसी की शादी है, लेकिन उसे हैरत उस वक्त हुई जब सामने वकार को शेरवानी में दुल्हा बना देखा। उसने वकार से कहा कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए उसके किरदार की धज्जियां उड़ा दे। अगर शादी करनी थी तो कर लेते, इसे भी किसी कोने में पड़ा रहने देते, इस तरह से जलील तो ना करते। इसके किरदार पर जो इल्ज़ाम लगाया तुम्हें कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। लेकिन वकार ने कहा कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। रेहाना अब बीमार रहने लगी थी। उसकी सहेली के हालात भी अच्छे नहीं थे, फिर भी जाहिद ही सारा खर्च कर रहा था। वही रेहाना की दवाइयाँ और इसका खर्च कर रहा था। इसने एमए किया था, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। एक जगह गार्ड की नौकरी करता था और दिन में अखबार लोगों के घर पहुंचाता। एक दिन रेहाना की सहेली ने उससे बात की कि इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। रेहाना को अपनी बेटी वापस चाहिए थी, इसके लिए उसने अदालत का सहारा लिया। तब भी इसके पास तो कुछ था नहीं, सब कुछ जाहिद ही कर रहा था। लेकिन जाहिद ने ये बात अपनी भाभी से कही थी कि वो रेहाना को मत बताए कि सब कुछ उसके लिए मैं कर रहा हूँ। इतने दिनों जाहिद ने बहुत मेहनत की। वो हर छोटे से छोटा काम भी न छोड़ता। उसे पैसे चाहिए थे, उसे रेहाना की बेटी उससे मिलवानी थी। अदालत में भी वकार के वकील ने रेहाना को बदकिरदार कहा कि वो घर से भाग गई थी। ऐसी औरत बच्ची की तरबियत अच्छी कैसे कर सकती थी। वकार ने रेहाना को तलाक दे दी, क्योंकि उसकी दूसरी बीवी अब यही चाहती थी कि वो चाहे इसे निकाल ही चुका है अपनी ज़िंदगी से, लेकिन उसे लगता था कहीं बच्ची की वजह से दोबारा वापस ना आ जाए। अदालत ने फैसला किया था कि एक माह बच्ची बाप के पास रहे और एक माह माँ के पास रहे। रेहाना ने उस पर भी शुक्र किया कि चलो अब अपनी बेटी को देख तो सकेगी। इसकी सहेली ने उसे समझाया और उसे हकीकत बताई कि इसकी खुशी की खातिर जाहिद ने कैसे मेहनत की बगैर किसी लालच और सिले के। ऐसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम इससे निकाह कर लो ताकि वो यूं छुपकर तुम्हारी मदद न करे, बल्कि तुम्हारा सहारा सारे ज़माने के सामने बन सके। रेहाना ने उसकी बात मान ली। वैसे भी उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। जब तक यूं यहाँ रहती, अपनी बेटी को कैसे यहाँ रखती। उसने जाहिद से निकाह कर लिया। जाहिद इसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा शौहर साबित हुआ था। जब भी रेहाना की बेटी यहाँ होती, वो इसका ऐसे ख्याल रखता जैसे सगी बेटी हो। इसके खाने पीने और खिलौने तक जाहिद को याद रहते। वो कोशिश करता कि इसे सब कुछ मुहैया करे। इस तरह मैं कभी बाप के घर और कभी माँ के घर। मेरी माँ की दास्तान सुनकर मुझे यकीन तो ना आता कि मेरा बाप इतना सफाक इंसान भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने देखा
کہ اسے میری بھی پرواہ نہیں تھی، اسے تو صرف اپنے دوسرے بچوں کی فکر تھی۔ تب مجھے لگا میری ماں کو بھی اس شخص نے ایسے ہی زندگی سے نکال دیا ہوگا۔ میرا سوتیلا باپ جس کا نام زاہد تھا، اس نے مجھے اتنا پیار دیا، مجھے لگتا کاش وہی میرا سگا باپ ہوتا۔ میں اب میٹرک میں تھی، اتنا تو سمجھتی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اپنی ماں کی قسمت کو دیکھتی تو ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ میری ماں نے میرے باپ کے گھر کتنی آسودہ زندگی گزاری تھی، لیکن جب سب کچھ ان سے چھن گیا تو کیسے غربت کی زندگی بھی سکون میں گزاری، کیونکہ اس غربت کی زندگی میں شوہر ان کی عزت کرتا تھا، سچی محبت کرتا تھا، ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ میں ابھی میٹرک کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی جب ایک دن میری سوتیلی ماں میرے پاس آئی اور کہا کہ ہم لوگ تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ میں یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ابھی تو مجھے پڑھنا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ اپنی ماں کی زندگی سے میں نے یہی سیکھا تھا کہ عورت اگر اپنے پیروں پر کھڑی ہو تو بہت کچھ بدل سکتی ہے، پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں کی ناکام زندگی سے میں یہی سیکھی تھی کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی، لیکن میری سوتیلی ماں مجھے اس گھر سے نکالنے پر تل گئی تھی۔ اس نے میرے باپ کو بھی اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا۔ میری ماں کے گھر جو اسمات جانے والی تھی وہ بھی روک دیا، مجھے گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا۔ جب میں نے جانے کی کوشش کی تو مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا کہ جب تک شادی نہیں کرو گی یہاں سے جا نہیں سکتی۔ میرے باپ کو جو میری ماں اور مجھ سے پتہ نہیں کیا دشمنی تھی جو وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ شادی کی رات جب میں کمرے میں گئی تو شوہر پہلے سے گھونگھٹ اوڑے بیٹھا تھا۔ نند نے بتایا کہ ہمارے یہاں رواج ہے، لڑکا شادی کی پہلی صبح اپنا گھونگھٹ اتارتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوئی، ایسا پہلی بار دیکھا تھا، لیکن جھجک کر مزید کچھ نہ پوچھا۔ رات گزرنے کے بعد جیسے ہی صبح آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں میری چیخیں گونج گئیں، کیونکہ میرے ساتھ رات میرا شوہر نہیں بلکہ میری سوتن تھی۔ جسے میری نند کہا جاتا رہا وہ اصل میں میری سوتن تھی، جسے میں اس لڑکی کا شوہر سمجھتی رہی وہی میرا شوہر تھا۔ میری سوتیلی ماں کہتی رہی وہ لڑکی تمہاری نند ہے، جبکہ یہ شادی ایک سودا تھی جس کے بدلے میری سوتیلی ماں بھاری رقم لے چکی تھی۔ میری سوتن ایک امیر عورت تھی لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اولاد کی خاطر ایک ایسی لڑکی سے اس کی شادی کر دی جس کی بھاری قیمت وہ دے چکی تھی، اور یہ طے ہوا تھا جیسے ہی بچہ ہو جائے گا وہ مجھے نکال باہر کرے گی، اور میری سوتیلی ماں اس بات پر میرا سودا کر گئی۔ وہ تو چلو سوتیلی تھی، لیکن میرا باپ وہ تو میرا سگا تھا، لیکن اس نے میری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں سارا دن کمرے میں روتی رہی۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک دو بار کے علاوہ نہیں دیکھا تھا، لیکن جب دیکھا تھا تب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میری ماں مجھے ملنے آ گئی، پتہ نہیں اسے کیسے سب کچھ پتہ چلا۔ میرے گلے لگ کر بہت روئی۔ ہم ماں بیٹی عجیب قسمت لکھوا لائی تھی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے زاہد انکل اسی شخص کے باڈی گارڈ ہیں، بہت سالوں سے ان کے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سوتیلے باپ کو انکل ہی کہتی تھی۔ میری ماں نے بتایا کہ جب پتہ چلا تمہاری شادی واصف صاحب سے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ عنایت سے کہو پریشان نہ ہو بلکہ تسلی رکھے، اس کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں ہوگی، وہ بہت اچھا شخص ہے۔ لیکن یہ اچھائی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت میں تھی بھی کم عمر، ان باتوں کو سمجھتی نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اپنے شوہر سے 10 سال چھوٹی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کیسے اسے سمجھاؤں کہ اس کی بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیسے جیتی جاگتی لڑکی کی قیمت لگا دی۔ میری سوتن کچھ دن کے لیے گھر پر نہیں تھی۔ میری نوکرانی نے بتایا کہ اس کے والد بیمار ہیں، وہ امریکہ واپس چلی گئی ہے، کچھ دن بعد آئے گی۔ میں نے خود کو تھوڑا سا آزاد محسوس کیا۔ اب میں سکون سے گھر میں گھومتی پھرتی، اپنی مرضی سے کھانے بنواتی۔ اب میں اپنے شوہر کے لیے بھی اپنی پسند سے کچھ پکواتی۔ نوکرانی مجھے بتا دیتی کہ اسے کیا پسند ہے۔ کبھی کبھار میں خود بھی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے میرے کھانے کی بہت تعریف کی۔ نوکرانی نے مجھے بتایا تو میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے شوق تھا کہ میرا شوہر میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے خود کھانا بنانا شروع کر دیا، اس کے کپڑوں اور جوتوں تک کا خیال خود رکھتی۔ ایک دن میں اس کے جوتے پالش کر رہی تھی جب وہ کمرے میں آ گیا اور مجھے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ تم یہ سب مت کیا کرو، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا میں یہ سب کر کے خوشی محسوس کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس طرح ہمارے بیچ چھوٹی چھوٹی باتیں ہونے لگیں۔
اب मैं उससे ऑफिस फ़ोन करके भी देर तक बातें करती और वो सारी मसरूफियात छोड़कर देर तक मेरी बेतुकी बातें सुनता। तब मैंने जाना जिसे मैं किस्मत की सितम ज़रीफ़ी समझ रही थी वो तो मेरे हक़ में बहुत बेहतरीन है। मेरा शौहर मेरा बेहतरीन दोस्त बन चुका था जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती थी। हम लोगों ने वो दिन बहुत अच्छे गुजारे। मैंने अपने शौहर का हाथ थाम के शुमाली इलाकों की खूबसूरती देखी और तब उसने वादा किया कि वो कभी भी किसी की वजह से मेरे साथ जुल्म नहीं करेगा। मेरी सौतन जब वापस आई तो उसे सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मेरे शौहर से कहा कि वो बच्चा होते ही मुझे तलाक दे दे। उसने कहा कि औलाद तो अल्लाह के हाथ में है, अगर हो गई तो वो कभी भी किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। उसने बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मुझसे शादी के बाद उसे पता चला कि बीवी के फ़राइज़ भी होते हैं। सिर्फ चेकबुक लेके शॉपिंग करना और दुनिया की सैर को निकल जाना, शौहर के पैसे को हराम का माल समझ के उड़ाना ही सब कुछ नहीं होता। शौहर के सुकून और खुशी का ख्याल, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये एक अच्छी बीवी के फ़राइज़ हैं। मेरी सौतन ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया और कहा कि मेरी वजह से उसका शौहर उसका नहीं रहा। मेरी सौतेली माँ को बुलवाया जिससे मैंने बहुत बातें सुनाई। उसे कहा कि उसकी वजह से मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। अब अगर कुछ ऐसा किया तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अब मेरे बाप को भी अकल आ चुकी थी। जब चारपाई पर पड़ा तो पता चला कि उसकी औलाद और बीवी को उसकी नहीं सिर्फ पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन इस वक्त क्या किया जा सकता था, वक्त गुजर गया था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे शौहर ने मुझे अलग घर में रखा। मेरी खुशी के लिए हफ्ते के 2 दिन वो अपनी पहली बीवी के साथ गुजारता। मेरा बेटा मेरी जान है और मेरे शौहर की तवज्जो का मरकज़ भी। मैं शुक्र करती हूँ कि मेरा शौहर मेरे बाप की तरह औरतों के हक में जालिम नहीं था, नहीं तो मैं भी अपनी माँ जैसी जिंदगी गुजारती। मर्द को ऐसे ही मजबूत सहारा नहीं कहा गया, लेकिन काश हर मर्द की सोच भी इतनी ही आला हो जितना उसे अल्लाह ने मर्तबा दिया है।